बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, मैथ 501 का। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बेसिकली है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता है कि कोई भी हमें वेक्टर गिवन हो तो उसको हम ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए ये बेसिकली हमें 1, 2 व 3 गिवन होता है, तो ये एक वेक्टर होता है जिसको हम एक कॉलम में, सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो 1, 2 व 3 वो बेसिकली उसके एक्सिस होते हैं। फर्स्ट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो बेसिक अब हम सिंपल चलते हैं कि कोई भी हमें वेक्टर गिवन होता है, अगर v जैसे कि ये लेट v इज़ इक्वल टू, ये हमें वेक्टर गिवन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं v स्पेस, वेक्टर स्पेस v, ठीक है। देन द x एंड v एग्जिस्ट यूनिक सेट ऑफ अ स्केलर। तो एक x जो भी होगा हमारे पास वो एक यूनिक सेट होगा स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, c1, c2, c3 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन हो, तो उसके बाद हमारे पास एक यूनिक सेट आता है, यानी कि एक डिफरेंट और यूनिक सेट आता है। जितने भी, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास डिफरेंट आएगा, यानी कि यूनिक आता है कोई भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये बेसिक फार्मूला यही है कि x को हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर है, x वेक्टर, और ये c1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर है, या इसको हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सेट या कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर कौन सा होगा? c1, c2 और c3 अप टू cn पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है? उसमें हमें b गिवन है कि b इज़ इक्वल टू हमारे पास है b1 व b2, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या गिवन है? ये R2 के अंदर है। R2 का मतलब है कि 2 डायमेंशनल। क्या मतलब है? 2 डायमेंशनल। और उसके बाद हमें बताया गया है कि B1 किसके बराबर है? 1 व 0, एंड B2 किसके बराबर है? 1 व 2। ये हमें गिवन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि फाइंड करना है x व b। हमारे पास x बेस b इज़ इक्वल टू -2 व 3। ये हमारे पास बेसिकली जो -2 है ये बेसिकली c1 है, और ये जो हमारे पास 3 है ये बेसिकली c2 है। ये b1 और ये b2, जैसा कि हमने पढ़ा है कि b1 c1 प्लस b2 c2। हम कर लेते हैं इसको b1 c1 प्लस b2 c2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या निकल आएगा? x। हमने फाइंड क्या करना था? x। तो x हमारे पास किसके बराबर है? b1 c1 प्लस b2 c2। अब यहाँ पे b1 हम ले लेंगे। b1 क्या है हमारे पास? 1 व 0, और c1 -2, c1 -2 प्लस हमारे पास b2 क्या है? 1 व 2, 1 व 2, और हमारे पास c2 क्या है? 3। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2 व 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 व 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 प्लस करने के बाद 1 व 6। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? x। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि उन्होंने s वेक्टर दे दिया हमें, v1 v2 v3, कितनी? R3 में, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर है। v1 हमें क्या गिवन है? 1, 2 व 1 v2, और v3 हमें गिवन है। हमने अब फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर कौन सा होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है ये विद रिस्पेक्ट टू s, विद रिस्पेक्ट टू s। तो हमने vs मालूम करना है, और vs किसके बराबर होता है? बेसिकली vs होता है बेसिकली c1 c2 c3, ठीक है।
ये होता है हमारे पास VS कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो ये कैसे निकल सकता है, हमें V गिवन है, हमें वेक्टर गिवन है, तो हम C भी आराम से निकाल सकते हैं। C निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ये C1 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, और V1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 1 1 2 1। उसके बाद C2 एज इट इज़, और V2 की जगह पे हम लिखेंगे प्लस C2 2 9 व 0 2 9 व 0। उसके बाद C3 लिखेंगे हम प्लस C3 हमारे पास है 3 3 व 4 3 3 व 4, ठीक हो गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशंस निकाल लेनी है। 3 इक्वेशंस किसके, ये किसके बराबर था ओवरऑल, वेक्टर V के, और वेक्टर V हम इस साइड पे लिख सकते हैं 5 -1 व 9। तो गौर से सुनिएगा, हम वेक्टर निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में, पिछली एग्जांपल में हमने वेक्टर निकाला था, हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर गिवन था और उसके अलावा उसके वेक्टर्स की V1 V2 V3 या फिर हमारे पास B1 B2 B3 वो हमें अवेलेबल थे, हमें गिवन थे। तो अब ये वेक्टर है हमारे पास और ये C1 V1 और हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C1 प्लस 2C2 प्लस C1, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें, इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये पहले ही हम उठा लेंगे। 5 इज़ इक्वल टू C1 V1 का जो पहला है ये इस पोर्शन को प्लस इस पोर्शन को और प्लस इस पोर्शन को उठाएंगे, ठीक है। 5 इज़ इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, ठीक है। C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3। अब -1 इज़ इक्वल टू सेकेंड पोर्शन 2C1 प्लस 9C2 प्लस 3C3, ठीक हो गया। तो सेकेंड पोर्शन के साथ हमने लिख देना है 2C1 प्लस 9C2 प्लस 3C3। अब लास्ट वन 9 इज़ इक्वल टू C1 प्लस, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, C2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो जाएगा, C3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 4C3। तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस 4C3। हमारे पास अब डिफरेंट वेज़ हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। एक तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें इसका, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ज़रिए भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, उसके अलावा सिंपल इक्वेशन, यानी कि इन दोनों को हम इक्वेशंस को इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें इक्वेशन को, तो हमारे पास C3 जो है ये C2 प्लस C3 एक नई इक्वेशन आ जाएगी, जिसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया जाए अगर इक्वेशन 2 से, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बुक की तरफ चलते हैं, बुक वालों ने कैसे सॉल्व किया है, तो बुक से इजीली समझा दूंगा, यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये देखें एग्जाम्पल 2 हम कर रहे थे, तो यहाँ पे इक्वेशंस जब हमें ये मिल गई हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यार चलिए बुक की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं। तो C1 हमने यहाँ से C3 ये इक्वेशन नंबर 3 से एक्सट्रैक्ट करके C1 की वैल्यू हमने पुट किस में कर दी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में C1 की वैल्यू दोनों में पुट कर दी है। दोनों में पुट करने के बाद हमारी नई इक्वेशंस आ गई हैं 4 और 5। 4 और 5 जब हमारे पास नई इक्वेशंस आई हैं, दोनों में को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो इक्वेशन आएगी दोनों को ऐड अप करके हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। C2 की जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 3 से हम C2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास किसी भी इक्वेशन में, यानी कि C2 की वैल्यू पुट करने के बाद हम जो C1 C3 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया है,
ठीक हो गया। C2 की वैल्यू जब हमारे पास आई तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, तो C3 की वैल्यू आ गई और फिर C1 की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हमें हासिल हुई हैं C1, C2 और C3 की, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट वेक्टर। पार्ट बी में हमें इसने एक वेक्टर दे दिया है, कोऑर्डिनेट वेक्टर VS। क्या दिया है उसने हमें? वो दिया है -1 3 व 2, -1 3 व 2। तो अब हमने उसको वेक्टर बनाकर देना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ v फाइंड करनी है, सॉरी। तो वैल्यू ऑफ v फाइंड करने के लिए सिंपल सा वही रूल कि v इज़ इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, उसके लिए करने के लिए ये हमारे पास V1, ये हमारे पास C1 V2 C2 V3, ये V3 C3, तो ये V3 और ये C3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो V1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 1 2 व 1, ठीक है, प्लस C2 को यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे वेक्टर को, 3 2 6, 9 3 27 एंड 0। C3 को मल्टीप्लाई कर देंगे V3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को सॉरी यहाँ पे ये -1 था तो हमारे पास ये माइनस आएंगे सारे। अब C3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, C3 2 इंटू ये हमारे पास 6 6 व 12, 6 6 व 8 सॉरी 4 है, ठीक है। तो V तो हमारे पास आंसर आया है 6 6, ऐड करेंगे 12 11 और 6 33 31 और -1 7। तो ये हमारे पास वेक्टर, ये पार्ट बी का आंसर है। एग्जाम्पल 4 में हमने ये थोड़ा सा ट्रिक किया है कि P हमें गिवन है 5 - 4 व 3x² relative to basis of S is equal to 1x व x²। तो फॉर P2 अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना है और ये हमें S गिवन है और P गिवन है। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, C1 V1 हमारे पास क्या है, या फिर 1 आप कह सकते हो, ठीक है, और प्लस C2 V2 हमारे पास क्या है x, ठीक है, x, और V3 हमारे पास क्या है C3 V3, C3 हमारे पास क्या है x², C3 x²। तो अगर हम C1 C2 और C3 को इसके लिहाज से कंपेयर करें तो हमारे पास 5 4 व 3, 5 4 व 3 जो कि है वो C1 C2 और C3 की वैल्यूज़ हैं। तो वही हमारे पास बेसिकली P ऑफ S है, वही हमारे पास वेक्टर है। उम्मीद है आपको समझ। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हमें कोई भी वेक्टर गिवन हो, ये B1 हमें गिवन है 1 व 0, क्या गिवन है 1 व 0, इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। ये हमारे पास x1 होता है और ये x2 होता है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हम जाएंगे, ये x और ये y, तो हमारे पास x1 और 0 यानी कि इस जगह पे लाई करेगा, किधर, इस जगह पे लाई करेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास B1 वो इस जगह पे लाई करेगा कि y की वैल्यू तो 0 है लेकिन x की वैल्यू 1 है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि 1 व 2, B हमारे पास क्या है B2 है 1 व 2। तो 1 व 2 को हम ड्रा करें तो हमारे पास कहाँ पे ये ड्रा होगा, हमारे पास ड्रा होगा x हमारे पास है 1 और y हमारे पास है 2, तो कुछ इस पॉइंट पे जाके ये ड्रा होगा, ठीक है, ये 1 और ये 2 स्टेप अप, तो ये हमारे पास आ जाएगा B2। तो इसी तरह से हम अगर वेक्टर्स जो भी हमें गिवन हो वो हम ड्रा कर लें तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये देखें सेम एज इट इज़ ही ड्रा किया गया।